नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप चैनल में। तो आज इस वीडियो में हम 2024 पीसीएस का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद हम 2025 का पेपर सोल्व करेंगे और बाकी 2023, 22, 21, 20 के पेपर भी हम सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये यूपी पीसीएस 2024 का पेपर है और ये 200 मार्क्स का होता है। आपको पता है कि इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे में हमें इसको सोल्व करना होता है। तो पहला सवाल है, साइंस का सवाल है। आप देखेंगे कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। ये केमिस्ट्री का सवाल है। तो इस तरह के सवाल पीसीएस में पूछा जाता है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है। तो उसका सूत्र है NaHCO3। तो साइंस से 15 से 20 सवाल होते हैं, 20 सवाल के आसपास में होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी होती है, फिर फिजिक्स के सवाल होते हैं, फिर केमिस्ट्री के। बहुत आसान सवाल होते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र ये है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग भोजन बनाने में किया जाता है। यह एक रासायनिक खमीर के रूप में कार्य करता है। ये आपने देखा। अगला क्वेश्चन है, CPR से क्या तात्पर्य है। तो CPR को बोलता है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। तो इसका राइट आंसर होगा बी। बीस का राइट आंसर है। ये तो आसान सवाल है। CPR से तात्पर्य कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन है। ये एक ऐसी आपातकालीन जीवन बचाव प्रक्रिया है जो तब की जाती है जब हृदय की धड़कन रुक जाती है। CPR किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट से बचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है। तो पल्मोनरी वेन। तो राइट आंसर होगा सी, पल्मोनरी शिरा ही वह एकमात्र शिरा है जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। तो राइट आंसर सी है। ये बायोलॉजी का सवाल है। ब्लड एक चैप्टर होता है रक्त, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है कि जो डायबिटीज है, मधुमेह, जो कि बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित है। तो पैनक्रियाज से संबंधित है, अग्नाशय से। तो राइट आंसर होगा ए। मधुमेह एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जिसमें मानव शरीर में रक्त शर्करा बहुत अधिक हो जाती है। मधुमेह रोग में अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता या मानव शरीर इंसुलिन के प्रभाव पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। इस रोग के उपचार में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। तो उसका राइट आंसर आपने देखा 4 का ये है। आगे हम बढ़ते हैं। ये सबसे शुरू में साइंस के सवाल इसमें दे रखे हैं कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है। तो मुझे लगता नहीं है कि ये सवाल दोबारा रिपीट होगा, लेकिन जैसे बेसिक सवाल जैसे फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो आप इसका आंसर बी है, ध्यान रहे, ठीक है। नहीं तो कोई बात नहीं। अब जैसे 6 क्वेश्चन है, ये है नहीं उस साल GS फर्स्ट में पूछा था और CSET में भी ये सवाल पूछा था। CSET में जो एक ट्रेन का चैप्टर होता है रेल वाला, वहाँ से सवाल पूछा था ये। तो अगला सवाल है कि एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी V1 गति से पूरी करती है तथा अन्य आधी दूरी V2 गति से पूरी करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति हमें ज्ञात करनी है। तो औसत गति का एक फॉर्मूला होता है जो 2 × V1 × V2 बटे V1 प्लस V2। तो इसका राइट आंसर है डी इसका राइट आंसर है। अगला हम पढ़ते हैं। देख लें, अगला सवाल है, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं जो भूमि पर रहते हैं। तो स्थलीय निवासी कहलाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका बी इसका राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है क्या कहलाता है। बॉल एवं सॉकेट जोड़, हिंज जोड़, पिवटल जोड़, सैडल जोड़। तो पिवटल जोड़ इसका राइट आंसर होगा सी। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है पिवटल जोड़ कहलाती है। ये वे जोड़ होते हैं जो हड्डियों को एक एक अक्ष के चारों ओर घूमने में सहायता करते हैं। पिवटल जोड़ एक सिनोवियल जोड़ है जिसमें 2 हड्डियों के सिर जुड़ते हैं। जिस जोड़ में एक बेलनाकार हड्डी दूसरे लिगामेंट के अंदर घूमती है जो जोड़ के चारों ओर वलय बनाती है। तो राइट आंसर होगा सी। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो पैथोजेंस।
तो रोगाणु उसका राइट आंसर होगा, ना प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आर्किया और रोगाणु। तो रोगाणु उसका राइट आंसर होगा। रोगाणु सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव शरीर में प्रवेश हो जाए तो बीमारी और संक्रमण का खतरा पैदा कर सकते हैं। ये फ्लू से लेकर खसरा और चिकनपॉक्स तक कई बीमारियों की वाहक होते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा डी। आगे हम बढ़ते हैं। दूध इनमें से किसका उदाहरण है? तो दूध, इमल्सन, एरोसोल, फोम, सोल। तो इमल्सन का ये उदाहरण है। तो राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, ये आपको कुछ क्रम में लगाना है। जैसे विश्व विरासत दिवस है, ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कई बार पूछा कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। पहला आपको पता होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि पहला आपको पता होना चाहिए 18 अप्रैल। और थर्ड, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो हम इनसे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनना है। 18 अप्रैल है ये पहला, और 31 मई। मान लीजिए आपको 2 और 4 नहीं पता, लेकिन 18 अप्रैल मई यानी कि 1 के बाद 3 आएगा। पहले 1 आएगा फिर 3 आएगा। तो पहले 1 फिर 3 हम देखते हैं सवाल में। आप ए पढ़ेंगे 4 2 3 1, तो ए तो कट गया क्योंकि 3 पहले आ गया। आप बी देखिए, बी भी कट गया क्योंकि 3 पहले आ गया। सी देखिए आप, सी भी कट गया क्योंकि 3 पहले आ गया। तो डी, डी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए अपना आप निकल के आंसर आ गया। आपको बेशक विश्व थायराइड दिवस की जानकारी थी या नहीं थी, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की आपको जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन आपको विश्व विरासत दिवस तो आपको जानकारी थी। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। इंसान से निकल गया, लेकिन हमें 2 और 4 की डेट भी अब याद करनी, क्योंकि एग्जाम में क्या पता अगली बार पूछ ले। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है और विश्व थायराइड दिवस 25 मई। तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 को आप पढ़ेंगे करंट अफेयर में संबंधित था। ये बहुत मतलब चर्चाओं में उस टाइम था गोपी थोटाकुरा के बारे में, कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष पर्यटक थे। तो ये बहुत करंट अफेयर में था। तो एक आप देखेंगे तो एशियाई चैंपियनशिप ये सब नहीं है। तो ए का थर्ड है, पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे। तो ए का आप थर्ड होगा। तो हम ए का थर्ड में देखते हैं। देखिए ए का थर्ड आप लगाएंगे तो बी और डी, तो ए और सी तो कट गया। तो राइट आंसर होगा डी। ये करंट अफेयर में उस टाइम चर्चा में था और इसी से आंसर निकल जाता कि गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक थे और दीपक कर्माकर स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था एशियाई चैंपियनशिप में। तो बी का फर्स्ट ऐसा आंसर इसका निकल जाता। तो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 13 देखेंगे तो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल था कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ने, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो हमें पढ़ना है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। ठीक है। कारण पढ़ेंगे, भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देश में बड़ा बदलाव आया। तो ऐसे सवाल सोल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है कि पहले हम ए को देखेंगे कि ए सही है या गलत है। फिर हम देखेंगे दूसरा स्टेप क्या होगा कि आर सही है या गलत है। फिर तीसरा क्या स्टेप होगा कि क्या आर की व्याख्या, क्या ए की व्याख्या आर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। जोड़ कर देखेंगे, क्योंकि लगा के, इसलिए लगा के। तो इसको हम ऐसा पढ़ेंगे 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है, क्योंकि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा कि दोनों सही स्टेटमेंट है और आर एक सही व्याख्या ये करता है। आगे हम बढ़ते हैं। दो 2024 में जो करंट अफेयर के जो सवाल थे बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं। अगला सवाल है, आप 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। भारत इंडोनेशिया की एक समिति की बैठक हुई थी, तो उसके बारे में हमें बताना है। करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। आप देखेंगे कि इस बैठक में इंडोनेशिया ने रक्षा
उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। और यह बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में आयोजित की गई थी। तो करंट अफेयर के सवाल पेपर में देखने का मतलब ये नहीं है कि वो रिपीट होंगे, बस हमें इस पर्पज से वे देखने की इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर के, क्योंकि जब हम करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि हाँ इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें केवल फर्स्ट राइट आंसर है, एक्सप्लेनेशन हम नहीं जाते हैं इस पर। अब अगला सवाल आप देखिए, ये भी करंट अफेयर में था। बम वर्षक विमान के बारे में पूछा कि FWD 200B के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। ठीक है, तो अनमैन्ड आर्म व्हीकल के बारे में है, मतलब जिसमें मनुष्य नहीं बैठता। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका केवल एक इसका राइट आंसर होगा, सेकंड आपका गलत है। 30 किलोग्राम तक ये ले जा सकता है, तो उसका राइट आंसर होगा केवल एक। तो करंट अफेयर का सवाल है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है भारत ऑस्ट्रेलिया और आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यह FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। और दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे कि बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भाग लिया था। तो दोनों ही इसके राइट आंसर हैं, ए और बी दोनों ठीक है। करंट अफेयर का है, बस हमें ज़्यादा इसमें नहीं जाना है, बस ये देखना है कैसे क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछते हैं एग्जाम में। अब देखिए 2024 में ये सवाल था। अब जैसे सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इतना बड़ा सवाल है, इतनी डेट हम याद नहीं रखते। हम जनरली क्या रखते हैं ध्यान, जो संयुक्त अभ्यास होते हैं, जो युद्ध होते हैं, हम बस इतना ध्यान रखते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ। तो डस्टलिक हुआ है, भारत फ्रांस के मध्य शक्ति हुआ है। अब इन्होंने डेट पूछ ली है, अगर हमें याद होगा तो हम कर लेंगे, नहीं तो ऐसे सवाल को हम छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा कि कौन सी कब हो। इतनी डेट हम कहाँ ध्यान रखते हैं एग्जाम में करंट अफेयर की। तो हमें 150 सवाल में से 130 के आसपास सवाल करने होते हैं, 130 प्लस 130, 35, 40, तो 10-15 सवाल हमें छोड़ने होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन नंबर 17 है। लेकिन आप जब एग्ज़ाम में पढ़ोगे तो इतना तो ध्यान रखोगे कि हाँ कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो अगर आता है तो आप कर सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि सक्षम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप पहला पढ़ेंगे, यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में हिस्सा है। अगर आपने थोड़ा सा भारत का मैप पढ़ा होगा और आपने इतना ध्यान रखा होगा कि कौन सा क्षेत्र भारत का पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, कौन सा क्षेत्र भारत का चाइना ने कब्जा कर रखा है, तो मैप में आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरा आप बात पढ़ेंगे, आप भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया था। तो ये भी बात एक करंट अफेयर में चर्चा में था, तो दोनों बात आपकी ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। इसके आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए, तो बहुत मतलब विवाद में रहता है कि भारत और पाकिस्तान ने जो विवाद है, बॉर्डर इशू है, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं कि सक्षम घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले POK का हिस्सा है। भारत ने हाल ही में POK के ट्रांस काराकोरम गलियारे में सक्षम घाटी में चीन द्वारा सड़क के निर्माण गतिविधियों पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि चाइना के भारत का मैप है इस तरह से, तो कुछ हिस्सा जो POK है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो इसका कुछ हिस्सा इसने चाइना को दे दिया। यहाँ पे सड़क जा रही है, तो उसका भारत ने विरोध दर्ज कराया है। तो ये इशू था उस टाइम पर, करंट अफेयर का सवाल था ये। अब अगला आप सवाल देखेंगे, निम्नलिखित युगों में दक्कन ट्रैफिक सिस्टम में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कि इसमें 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें 4 में से एक गलत होगा, 3 ठीक होंगे। तो ट्रैपों के मध्यवर्ती तल, सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष, तो इसका राइट आंसर होगा डी इसका राइट आंसर है कि ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष नहीं मिलते हैं।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर के सवाल हैं, आगे आप देखेंगे तो हिस्ट्री पॉलिटी सब सवाल आएंगे। अब जेट स्ट्रीम से रिलेटेड सवाल है, आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है, तो आप इसको पढ़ेंगे। सरसन को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूरी तेज प्रवाहें हैं। तो आपने अगर जेट स्ट्रीम पढ़ा होगा ज्योग्राफी में तो आप पाएंगे कि यह आपकी बात बिल्कुल गलत है कि द्वितीय विश्व के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं। ठीक है, अगर आप कारण पढ़ेंगे जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं, तो ये बात आपकी ठीक है। तो ए गलत है, 8 सही है। तो डी इसका राइट आंसर होगा, ए गलत है, आर सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है, कुछ पर्वत हैं और कुछ देश के नाम हैं। अब इसमें आप द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो जेट स्ट्रीम धाराएं हैं, तो इसमें आप ध्यान रखना है कि पश्चिमी हवाएं हैं। ठीक है, तो उसको हाईलाइट आप कर लीजिए, ना कि पूर्वी हवाएं। पूर्वी हवाएं नहीं है, पश्चिमी हवाएं हैं, तो उसको ध्यान में रखना है आपको। अब ये सवाल है, ये सवाल आसान है बहुत। ये आपको बताना है कि कौन सा पर्वत किस देश में है। तो पिरेनीज है, पिरेनीज है, तो स्पेन और फ्रांस के मध्य स्थित है बिल्कुल ये। तो ए का है थर्ड, ये आपको पता होना चाहिए। तो ए का आप थर्ड लगाएंगे, तो ए का आप थर्ड देखिए किस में है। तो ए का थर्ड ना तो ए में है ना बी में है, सी या डी में है। तो सी डी में से आंसर होने वाला है। अब जो आल्प्स पर्वत है वो स्विट्जरलैंड में है, तो बी का है फर्स्ट। तो यहाँ से देखते हैं आंसर निकलता है कि तो बी का फर्स्ट सी में भी और डी में भी है। अब बुल्गारिया और इटली बचा। इटली में एपिनाइन पर्वत श्रेणी है, आप देखेंगे तो इटली में, अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा होगा तो डी का 2 होगा। तो डी का 2 किस में, केवल डी में, तो डी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, लिखा है कि स्पेन फ्रांस पिरेनीज पर्वत है, स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत है, बुल्गारिया बाल्कन और इटली में एपेनाइन है। अब अगला सवाल आप क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, तो ये बहुत सिंपल सवाल है। आप इसको पढ़ेंगे, शहर का नाम है और सूची इसमें सेकंड दे रखी है। तो आप इसको पढ़ेंगे, कांचीपुरम है, जैसलमेर है, कोडाईकनाल है, भिलाई है। तो ये कब इनकी स्थापना हुई, स्वतंत्रता, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल पीरियड में, मिडिवल पीरियड में, एशियन पीरियड में। तो आप इसको देखिए जो भिलाई है, भिलाई आपने पढ़ा होगा, दुर्गापुर पढ़ा होगा, बोकारो आपने पढ़ा होगा। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसकी स्थापना हुई। तो डी का फर्स्ट है, तो डी का फर्स्ट आप देखेंगे किस में है, तो हम देखते हैं डी का फर्स्ट आप देखेंगे, ना तो ए में है ना बी में, तो सी या डी में से आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आप सी, कोडाईकनाल है, अंग्रेजों ने यहाँ पर एक झील का निर्माण किया था, तो घूमने का यहाँ पर स्थान है। तो सी का होगा थर्ड, सॉरी सी का होगा 2, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे औपनिवेशिक पीरियड में हुआ थी इसकी स्थापना। तो सी का है 2, तो सी का 2 आप देखेंगे, तो सी का 2 है केवल डी में, तो उसका डी आंसर राइट हो गया। और कांचीपुरम ए का, कांचीपुरम आपको पता है कि प्राचीन काल से संबंधित है, जैसलमेर राजस्थान मध्यकाल में है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी का सवाल, आप इसको पढ़िए आराम से। यहाँ पर स्थानीय तूफान के नाम लिखे हैं और स्थानीय क्षेत्र है। तो ज्योग्राफी में सवाल ये कई बार पूछता है कि कौन सा तूफान किससे संबंधित है। तो आम वर्षा है, फूलों वाली बौछार है, काल बैसाखी है, लू है। तो लू आपको पता है कि उत्तर भारत में चलती है। तो सबसे पहले हम लू को देखते हैं कि लू कहाँ पे है। केरल, तटीय कर्नाटक क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब से बिहार तक।
तो पंजाब से बिहार तक चलती है उत्तर भारत में, तो डी का है फर्स्ट। तो सबसे पहले हम आंसर इससे निकाल देंगे डी का फर्स्ट कहाँ पर है। तो डी का फर्स्ट आप देखेंगे ना तो ए में है, ना सी में है, ना डी में है, तो बी। देखिए बी से निकल गया आंसर। ठीक, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें ए भी याद रखना है, बी भी याद रखना है और सी भी। तो आम्र वर्षा होती है तटीय कर्नाटक क्षेत्र में, तो ए का है थर्ड। एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ेंगे यहाँ से। आम्र वर्षा तटीय कर्नाटक क्षेत्र, फूलों वाली बौछार केरल में, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा काल बैसाखी के बारे में। ज्योग्राफी की आप अगर घटना चक्र पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई बार काल बैसाखी के बारे में पूछा है, आम्र वर्षा के बारे में पूछा है तटीय कर्नाटक क्षेत्र में। PY की हुआ है प्यारे साथी हुए। तो लू तो आपको पता है कि उत्तर भारत में चलती है गर्मियों के दिनों में। तो राइट आंसर इसका होगा बी। अब जो अगला सवाल है 24 है, कैपिटल है और देश के नाम है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो ये ध्यान से पढ़ना है। तो आप पढ़िए। ओटावा कनाडा की राजधानी है, ठीक है। डबलिन आयरलैंड की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो। खार्तूम सूडान की है, इथोपिया की नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। और सवाल ये क्यों पूछा गया है प्यारे साथियों, क्योंकि ये चर्चा में है। सूडान बहुत चर्चा में रहा है, तो वहाँ से पूछा सूडान, साउथ सूडान, जुगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये सब चर्चाओं में क्षेत्र रह चुके हैं। तो उसका डी राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको अच्छे से पढ़ना है। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलता है कि नहरें यहाँ पे दे रखी है और किस नदियों से निकलती है, इसको हम देखेंगे। ऊपरी बारी दोआब नहर, सरहिंद नहर, गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी नहर, और सतलुज, यमुना, सतलुज और रावी, ये सब चीज़ें। तो ABCD में से इंदिरा गांधी नहर तो बहुत फेमस है, इसको तो आप बहुत पढ़ते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में जा रही है। तो ये कहाँ से निकलती है, सतलुज, रावी और व्यास। तो डी का है थर्ड। सतलुज, रावी, व्यास से निकलती है, तो डी का थर्ड है। तो इससे देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं। क्या डी का थर्ड ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो 20 का राइट आंसर होगा। देखिए एक से निकल गया। जो फेमस, अगर आपको वो भी याद है ना, आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि आपको केवल क्या पता था, यहाँ लू के बारे में पता था, इसका आंसर निकल गया। आपने इससे पहले देखा कि एक दो जानकारी थी, आपका आंसर निकल गया जो 18 अप्रैल 31 मई से संबंधित था। तो ज़रूरी नहीं है कि चारों ऑप्शन आपको ध्यान हो। चारों ऑप्शन अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो फेमस है चीज़ें अगर वे आपको याद है तो उससे भी आंसर आपका निकल जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर सतलुज, रावी, व्यास से निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकलती है। फिर आप पढ़ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर सतलुज, रावी, व्यास, गुड़गांव नहर यमुना, सरहिंद नहर सतलुज, और ऊपरी बारी दोआब नहर रावी नदी। तो आपने ये देखा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा है, सही नहीं है। तो चावल उत्पादन की पश्चिमी सीमा निर्धारित करने वाली समवर्षा रेखा, ठीक है। चावल उत्पादन के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। एक वर्ष में चावल की 3 फसलें पैदा करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल, और चावल उत्पादन में बिहार का योगदान। तो करंट अफेयर में ये चर्चाओं में था, तो उसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि जो बिहार का योगदान है 5.73% है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल कॉटन से रिलेटेड, कपास तो बहुत मतलब चर्चाओं में रहता है। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। कपास मुख्यतः खरीफ की फसल है, बिल्कुल राइट है। और कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही बात आपकी ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 28 को पढ़िए कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन नहीं था, दूसरे को आर कहा गया है। तो उसको पढ़ते हैं। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, ठीक है। लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। तो
सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी वगैरह। उसके बाद लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह दर्शाती है, तो ये तो आपका ठीक है। और लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरा, आप ये पढ़ेंगे, आप मैप में देखेंगे, आप जो एटलस आता है वहाँ पे आप देखिए। तो काली देखिए क्या लिखा है कि लाल मृदा काली मृदा कहाँ पाई जाती है? दक्कन, यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह में इस क्षेत्र में पाई जाती है ऐसे यहाँ पर। तो काली मृदा को दक्षिण यहाँ पर, पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आप जब मैप में देखेंगे, एटलस में आप देखेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे पाएंगे। तो आप इसको दोबारा पढ़िए कि लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, क्योंकि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए हैं। क्या इस वजह से? नहीं। तो ये दोनों अपने आप में बात तो ठीक है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि लाल मृदा दूसरे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है कि इस वजह से दर्शा रही है। नहीं, इस वजह से नहीं दर्शा रही है। तो दोनों बात अपने आप में ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो आप आंसर देखेंगे, इसका आंसर देखिए, 20 का राइट आंसर है कि दोनों ही सही है, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे हम बढ़ते हैं। अभी करंट अफेयर का सवाल है कि नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया। तो पहला आपका गलत है, दूसरा ठीक है। करंट अफेयर का सवाल है, तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे ज़्यादा। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, लूपैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये हमें देखना है। तो ये भी चर्चाओं में था। यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है, जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है, भारत जापान के बीच में है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, सेकंड क्वेश्चन में चेंज करा इन्होंने कि जाक्सा मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदारी भारत की, जबकि इसरो रोवर और लॉन्च वाहन को संभाल रहा है। तो आपका ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा गलती करा था। तो पहला इसका राइट आंसर होगा ओनली 1। क्योंकि जो जापान है वो आपका लॉन्च वाहन रोवर प्रदान करेगा, ठीक है, और इसरो केवल लैंडर प्रदान करेगा। ध्यान रखना है आपको, जापान क्या करेगा, लॉन्च वाहन व्हीकल रॉकेट वगैरह और रोवर प्रदान करेगा, लैंडर जो ज़मीन पर उतरेगा वो भारत प्रदान करेगा। जबकि इसमें क्या कहेगा, इसरो रोवर और लॉन्चर वाहन को संभाल रहा है। तो ये गलत बात है आपकी, ठीक है। तो जापान मिशन के लिए लैंडर विकसित करने के लिए जिम्मेदारी इन्होंने चेंज कर दिया यहाँ पर सेकंड वाले में, कि जो जापान क्या देगा कि जापान लैंडर देगा, जबकि ऐसे नहीं है कि भारत लैंडर देगा। जबकि जापान क्या देगा, जापान देगा रॉकेट और रोवर, जो रोवर के अंदर लैंडर होता है ना वो। आगे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, सब करंट अफेयर ही चल रहा है अभी तक हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं जो बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप पढ़ेंगे, शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए थे। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो दोनों ही बात आपकी ठीक है, इसको हम चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। करंट अफेयर का सवाल है, क्योंकि रिपीट होना कोई मतलब ही नहीं है। अगला सवाल है कि फ्लाई 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह भारत में शुरू की गई नई एयरलाइन है। इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शुरू की गई थी। तो दोनों बात आपकी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है जो R21 मैट्रिक्स के बारे में है कि ये क्या है। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा विकसित एड्स के खिलाफ टीका है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एड्स के खिलाफ टीका है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। तो ये मलेरिया का टीका है, और किसने विकसित किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ने। तो सी इसका राइट आंसर है। R21 इसको ध्यान रखना, R21 क्या है? एक टीका है, किसका? मलेरिया का। किसने विकसित किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो सी राइट आंसर इसका है। आगे हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिकॉर्डेड रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो अनसुईया सेनगुप्ता ने जीता था। तो राइट आंसर होगा डी। आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं करंट अफेयर सवाल, फिर बाकी क्वेश्चन पाएंगे। रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो बताना, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया था। तो दोनों बात आपकी गलत है, क्योंकि ये हवा से सतह में मारने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ना तो 1 नहीं 2। और ये राजस्थान में नहीं, ये उड़ीसा में इसका परीक्षण किया गया था। तो राइट आंसर डी है। आगे हम बढ़ते हैं। अब हर साल तो नहीं कह सकते कि हर दूसरे तीसरे साल में एक सवाल ऐसा पूछता है कि किस देश में कौन सा राज्य प्रमुख निर्वाचित हुआ है, कि आइसलैंड में कौन राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बना है, वियतनाम में कौन, तो ये सब पूछता है। तो करंट अफेयर का है, तो उस टाइम में आप इसको देख सकते हैं, लुआंग कुआंग वियतनाम है, ये सब देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ से मुझे लगता है कि हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो गया 37 से, हाँ जी 37 से यहाँ से स्टार्ट हो गई है। अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तो दूसरे को आर कहा गया है। कि पहला पढ़ेंगे, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय दिन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। तो आप बताइए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बात एकदम ठीक है। अब कारण आप पढ़ेंगे, उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, आपको पता होना चाहिए था, भाई नौरोजी ने। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए अब इनको कैसे हम जोड़ना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ए अपने आप में ठीक है या नहीं है। अगर ठीक होगा तो फिर आर देखेंगे कि आर अपने आप में ठीक है नहीं है। तो ये दोनों बात ठीक है। अब जोड़ते हैं इनको कि क्यों किया, इसलिए लगा कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय दिन लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था, क्योंकि उनकी शिकायत केवल भारत में अन ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो बिल्कुल बात ये ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा ए और दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या करता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है आपका, विलियम एजे आर्चबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो वे म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के प्राचार्य थे, वे MOA कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य थे, वे राजिया कॉलेज ढाका के प्राचार्य थे, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे। तो इसका राइट आंसर है डी। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, क्योंकि कभी कभी हमने इसको नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो उसका राइट आंसर होगा डी। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्रोनोलॉजी वाले सवाल आगे भी आएंगे, इसमें स्टेप में आपको दिखाऊंगा उनको कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें प्रारंभ से कालक्रम में लगाना है। देखिए क्रोनोलॉजिकल सवाल हैं, तो हमें बताना कि वेल्लोर विद्रोह कब हुआ, नाना फडणवीस की मृत्यु हुई, वेले जी को वापस बुलाना, एंग्लो नेपाल युद्ध। एंग्लो नेपाल युद्ध आपको पता होना चाहिए 1814 में। तो यहाँ से सवाल क्रोनोलॉजी वाले हैं, तो हम इसको देखते हैं कैसे हमें सोल्व करना है। देखो वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ, तो देखते हैं कि 1 के बाद 4 आना चाहिए, क्योंकि 1806 में ही हुआ, 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध हुआ। तो 1 के बाद 4, तो 1 के बाद 4 हम देखते हैं कहाँ पे आता है। ए में आता है, हाँ 1 के बाद 4 आ रहा है। क्या सी में आ रहा है? सी में भी आ रहा है। क्या बी में आ रहा है? कि बी में तो 4 पहला आ गया। डी में भी 4 पहला आ गया। तो देखिए 50-50 तक तो पहुँच गया आप। अब नाना फडणवीस की मृत्यु हुई है 13 मार्च 1800 में, और वेले जी को वापस बुला लेता अगस्त 1805 में। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1, फिर 4। तो राइट आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल भी आप देखिए, मिलान वाला है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है कि पाई का विद्रोह, बरेली विद्रोह, मालाबार विद्रोह और सिलहट विद्रोह के जो नेतृत्व करते थे कौन थे? तो पाइक विद्रोह के नेतृत्व करते थे जगबंधु विद्या महापात्र। तो ए का है 4। हम देखते हैं क्या ए के 4 से आंसर निकलता है कि नहीं।
ए का 4 देखेंगे आप, ए का 2 ए में तो नहीं है, क्या बी में है, बी में भी नहीं है, सी को छोड़ते हैं, डी में नहीं है, तो ए का 4, तो सी से आंसर निकल गया। अगर आपको एक पता है देखिए आंसर निकल गया। जो फेमस हो आपको वो पता होना चाहिए। पाई का विद्रोह, जगबंधु विद्या महापात्र इसके नेतृत्व करते थे, तो ए का है 4। ठीक है। बरेली विद्रोह, अब एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं इसकी। बरेली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुफ्ती मोहम्मद एवाज। मालाबार विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे वे थे एड़ाचना कुंगन, और सिलहट विद्रोह राधाराम। तो यार साथियों, क्वेश्चन हमने 40 मिनट डिस्कस कर चुके हैं और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन 100 के 100 150 के 150 डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन के। तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ बताना। ईयर वाइज पेपर को हम सोल्व करेंगे और 30-35 मिनट की वीडियो ही बनाएंगे क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता है क्वेश्चन नंबर 41 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी।